हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी। आज हम वाक्य के अर्थ की दृष्टि से भेद पे हम बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले रचना की दृष्टि से शब्द पर भेद बताया जा चुका है, जो प्ले लिस्ट में है। अगर आपको ने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि प्ले लिस्ट में है, आप उन्हें देखें। आज हम जो है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से हमने लिख दिया है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं और 8 भेद का हमने नाम यहां लिख दिया है। तो पहले इस चीज को समझना है, वो आराम से पहले शब्द जो भेद है उसको याद रखना है दोस्तों। जैसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य। हम इस पे आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इसलिए हमने यहां लिख दिया है कि इसका कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने या लिखने की जरूरत नहीं है। इसके नाम में ही उसका परिभाषा छिपा हुआ है, तो आप उस आधार पे इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। तो विधि क्या होता है? नियम होता है, कोई व्यवहार होता है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह बना सकते हैं कि वह वाक्य जिससे किसी भी काम के होने या करने का बोध हो। सामान्य अर्थ में किसी भी चीज के होने या करने का बोध हो, उसे आप विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी काम के होने का बोध होगा। क्लियर? अब हम एक उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करते हैं। विधिवाचक वह वाक्य जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं गया, उसने खाना खाया आदि। ठीक है, ये 2 वाक्य, याद रखिएगा 2 वाक्य। मैं गया, उसने खाना खाया, ये उदाहरण है। निषेधवाचक वाक्य में देखिए दोस्तों, इसमें निषेध शब्द है, नकारात्मक है, नहीं होने का। क्लियर है? वह वाक्य जिससे नहीं होने का बोध हो, ठीक है, या निषेधात्मक अर्थ प्रकट हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इनकी परिभाषा में क्या जोड़ना है आपको? निषेध या नहीं का बोध होता है। ठीक है, अब इनका उदाहरण में आप लिख सकते हैं, मैं नहीं गया, उसने खाना नहीं खाया। मतलब उसमें नहीं शब्द जुड़ा होगा, मत शब्द जुड़ा होगा कि और भी दे दो, ऐसा मत करो। ठीक है, इस तरह का जो वाक्य है वो निषेधवाचक वाक्य होगा। कोई डाउट नहीं? अब आइए अगला समझते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का आज्ञा देने या लेने का बोध होता है। ठीक है, निष्कर्ष आज्ञा का बोध होता है, चाहे ले रहा हो या दे रहा हो। ठीक है, तो वह वाक्य जिसमें आज्ञा लेने या देने का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम जाओ,
उसे कहो। ठीक है, मीरा को पूछो। इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि इसमें आज्ञा दे दिया जा रहा है या आज्ञा लिया जा रहा है, इस तरह का बोध हो रहा है, वो आज्ञावाचक वाक्य की स्थिति हो गई। अब आइए प्रश्नवाचक वाक्य पे हम बात करें। प्रश्न शब्द ही स्पष्ट कर रहा है कि प्रश्न या सवाल पूछने का इसमें बोध होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार के प्रश्न का बोध होता है, चाहे प्रश्न पूछे या प्रश्न किया जाए। क्लियर है ना? तो इसमें क्या होगा, प्रश्न का बोध होता है इसमें। ठीक है, अब कैसे बोध होता है? क्या तुमने खाया? और प्रश्न का संकेत इस तरह होता है, वह क्या करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य के का ये गुण है कि वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर है? विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय वाचक वाक्य की परिभाषा हमें बनानी है। विस्मय क्या है? अब कारक में भी आपने पढ़ा है विस्मयादि बोधक कारक, अव्यय भी पढ़ा है आपने विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मय क्या है? अनायास अगर मनुष्य के भावों में परिवर्तन होता है, वही विस्मय है। अचानक खुश हो जाना, उदास हो जाना, दुख हो जाना, इस तरह की परिस्थिति विस्मय है। क्लियर है? तो इसमें हर्ष, शोक, खुशी इत्यादि का बोध होता है ना। खुशी, दुख, हंसी आदि का बोध होगा, है ना, आदि का बोध होगा। अब जैसे हाय, उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। हाय क्या करूं? ठीक है दोस्तों, जैसे अरे वाह, ये क्या हुआ, ये क्या किया। क्लियर है? अब आइए संदेहवाचक वाक्य में। इसमें क्या होता है कि संदेह का बोध होता है। संदेह आप समझ रहे हैं, मन में कोई शंका हो उसका बोध होता है। तो वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार के संदेह का बोध हो, शक या संदेह का बोध हो। क्लियर है? अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, उसने खाया होगा, वह गया होगा। यहां आप देख रहे हैं इसमें हम संदेह कर रहे हैं, है ना। हम पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं उसने खाया होगा, अर्थात इसमें संदेह का बोध हो रहा है। वह गया होगा, इसमें भी संदेह का बोध हो रहा है। इस तरह का वाक्य संदेहवाचक वाक्य होता है। आइए नेक्स्ट वाक्य पे, इच्छा बोधक या इच्छावाचक वाक्य। इसमें नाम में है इच्छा शब्द, अर्थात वह वाक्य जिससे किसी प्रकार के इच्छा का बोध हो। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों क्या है कि इच्छा का बोध होता है जब वह किसी प्रकार का इच्छा का बोध होता है। अब जैसे मुझे खाना है ना, ये इच्छा का बोध हो रहा है। उसको पढ़ने दीजिए, उसको पढ़ने दो, है ना। इस तरह का वाक्य जो है वह इच्छा बोधक वाक्य हो गया। अब आइए दोस्तों संकेतवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्य में संकेत का बोध होता है, किसी की ओर इशारा किया जाता है या किसी के सहारे कोई चीज जो है कि होना है उसका बोध कराया जाता है। तो क्लियर है। पहले देखिए संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा, संकेत का बोध होगा, ठीक है ना। अब जैसे वर्षा नहीं होती तो फसल बर्बाद हो जाता। यह वाक्य है, इसमें संकेत किया जाता है, वर्षा की ओर इशारा किया जाता है कि वर्षा नहीं होती तो फसल बर्बाद हो जाता। दूसरा, तुम नहीं पढ़ते तो असफल हो जाते। क्लियर है। इस तरह स्पष्ट है कि संकेतवाचक इसमें भी क्या हो रहा है, तुम नहीं पढ़ते तो असफल हो जाते। हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह उम्मीद है दोस्तों कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद हैं उसको समझने में कोई डाउट या परेशानी नहीं हुई। आप इन 8 का नाम याद रख लीजिए, उसकी परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके नाम में ही उनकी परिभाषा छिपा हुआ है। इस तरह उम्मीद है दोस्तों कि आपको परिभाषा बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।